नमस्कार। यहाँ हम कुछ बहुत ही जरूरी आइडियाज को और भी आसान बनाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की एक बेहतरीन कंपनी एक बहुत ही भयानक इन्वेस्टमेंट साबित हो? जरा इस कहानी को देखिए। बात है इन्फोसिस की, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। साल 2000 से 2006 के बीच कंपनी का रेवेन्यू करीब 5 गुना और नेट प्रॉफिट वो तो 9 गुना बढ़ गया। मतलब बिजनेस तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। पर जिन लोगों ने मार्च 2000 में पैसा लगाया था, 6 साल बाद उनका इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में था। पैसा बढ़ने की जगह कम हो गया था। तो आखिर हुआ क्या? क्या कंपनी खराब थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी की सारी गड़बड़ थी कीमत में। जिस कीमत पर स्टॉक खरीदा गया था, सोचिए, 100 से भी ज्यादा का पीई रेशियो। ये तो एक गुब्बारा था जिसे एक दिन फूटना ही था। और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा सबक। एक बेहतरीन बिजनेस और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर कीमत गलत है तो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी भी आपका पैसा डुबो सकती है। तो ठीक है, कीमत सबसे जरूरी है, पर सवाल यह है कि निवेशक इस कीमत को आंकते कैसे हैं। चलिए उन आम टूल्स को देखते हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं और ये भी समझते हैं कि ये अक्सर धोखा क्यों दे जाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जाना माना नाम है पीई रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स। ये बस ये बताता है कि बाजार कंपनी के हर एक रुपए के मुनाफे के लिए कितने रुपए देने को तैयार है। अब पीई के साथ बात यह है कि ये कहाँ काम करता है और कहाँ नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, किसी स्टॉक की तुलना उसके अपने पुराने पीई से करना, ये तो ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत हेराफेरी से प्रॉफिट को कम ज्यादा दिखाया जा सकता है। और जो बिजनेस मौसम की तरह बदलते हैं, उनके लिए तो ये और भी भ्रामक हो सकता है। हमारा अगला टूल है पीएस रेशियो, यानी प्राइस टू सेल्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये प्रॉफिट को नहीं बल्कि कंपनी की टोटल सेल्स या रेवेन्यू को देखता है। अच्छा, पीएस रेशियो की एक अच्छी बात यह है कि सेल्स के आंकड़ों में हेरफेर करना मुनाफे के मुकाबले थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो ये कि सेल्स का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। हो सकता है कंपनी की बिक्री तो खूब बढ़ रही हो, लेकिन उसके साथ साथ उसका घाटा भी बढ़ता जा रहा हो। तो ये हमें सिर्फ आधी कहानी ही बताता है। और फिर आता है पीबी रेशियो, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। ये स्टॉक की कीमत की तुलना कंपनी की किताबी कीमत से करता है। मतलब अगर आज कंपनी अपना सारा सामान बेच दे तो उसकी क्या कीमत मिलेगी। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि पीबी रेशियो हर बिजनेस के लिए नहीं बना है। ये बैंकों या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाली कंपनियों के लिए तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जो सर्विस या सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उनके लिए ये लगभग बेकार है। क्यों? क्योंकि ये उन चीजों को नहीं गिनता जो दिखती नहीं है, जैसे कि एक मजबूत ब्रांड या कोई खास टेक्नोलॉजी। तो जब हम सिर्फ इन्हीं टूल्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, तो कुछ बहुत बड़े मिथक पैदा होते हैं। चलिए कीमत से जुड़े कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझते हैं जो अक्सर बहुत महंगे पड़ते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक मिथक, ये मान लेना कि जिस शेयर का दाम कम है वो सस्ता है और जिसका दाम ज्यादा है वो महंगा है। ये टेबल इस मिथक की हवा निकाल देती है। एक तरफ देखिए एमआरएफ, जिसका शेयर 2008 में 3000 रुपए का महंगा शेयर था। इसने आगे चलकर 8 गुना रिटर्न दिया। और दूसरी तरफ है एसए सिनेविजन, 7 रुपए का सस्ता सा पेनी स्टॉक जो 90% डूब गया। बात साफ है, स्टॉक का प्राइस टैग कुछ नहीं बताता। जो चीज मायने रखती है वो है बिजनेस की क्वालिटी और उसका सही वैल्यूएशन। और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा दूसरा बड़ा मिथक, ये सोचना कि जिस भी शेयर का पीई रेशियो कम है, बस वही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। सच तो ये है कि कम पीई वाले कई स्टॉक्स असल में वैल्यू ट्रैप होते हैं। मतलब वो सस्ते तो हैं, पर उसके पीछे कोई अच्छी वजह है। हो सकता है उनका बिजनेस ही डूब रहा हो, या भविष्य में ग्रोथ की कोई उम्मीद ही ना बची हो। ये कोई अच्छा सौदा नहीं बल्कि एक जाल होता है। तो अगर ये आसान से दिखने वाले रेशियो इतने भरोसेमंद नहीं है, तो फिर उन मुश्किल फॉर्मूलों का क्या जो बिजनेस स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं? क्या वो बेहतर काम करते हैं? इनमें से एक बहुत ही मशहूर तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यानी डीसीएफ। ये क्या करता है कि किसी कंपनी की आज की वैल्यू निकालने के लिए उसके भविष्य में होने वाले सारे कैश फ्लो का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में ये तरीका अक्सर फेल हो जाता है। क्यों? सीधी सी बात है, भविष्य का सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है।
टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सरकारी नियम कभी भी कुछ भी बदल सकता है और आपके अनुमान में हुई एक जरा सी गलती फाइनल वैल्यूएशन में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। और यहीं हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी आइडिया पर आते हैं। वैल्यूएशन कोई साइंस नहीं है जिसका कोई एक सही फॉर्मूला हो। नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये एक कला है तो इसे सीखा कैसे जाए। चलिए एक बहुत ही आसान, प्रैक्टिकल और 2 स्टेप का फ्रेमवर्क देखते हैं जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तरीका बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, किसी भी स्टॉक के मौजूदा वैल्यूएशन को उसके अपने ही पुराने एवरेज से कंपेयर करें। और स्टेप 2, उसके पीई रेशियो की तुलना उसकी अर्निंग्स ग्रोथ रेट से करें। बस इतना ही। ये जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। दिसंबर 2011 में येस बैंक को देखते हैं। इस मेथड के मुताबिक उसका अच्छा पीई जोन 8 से 11 के बीच था और उस वक्त उसका पीई ठीक 10 पर ट्रेड कर रहा था। ये एक साफ इशारा था कि शायद ये एक अच्छा मौका हो सकता है। और नतीजा क्या हुआ? इस सिग्नल के ठीक 1 साल के अंदर उस स्टॉक ने 95% का जबरदस्त रिटर्न दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी मेथड ने अगस्त 2013 में फिर से खरीदने का सिग्नल दिया और उसके अगले 1 साल में स्टॉक ने 114% का रिटर्न कमा कर दिया। ये दिखाता है कि सही कीमत पर खरीदना कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी सबक हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी भी गलत कीमत पर सबसे खराब इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। दूसरी, कम पीई का मतलब हमेशा अच्छी वैल्यू नहीं होता, ये एक जाल भी हो सकता है। तीसरी बात, स्टॉक का प्राइस टैग सिर्फ एक नंबर है, वो उसके वैल्यूएशन के बारे में कुछ नहीं बताता। और सबसे जरूरी बात, वैल्यूएशन एक कला है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जाता है। ये कोई गणित का सवाल नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। और आखिर में ये एक सवाल जो हर सफल निवेशक को बाकियों से अलग करता है। असल में खोज किस चीज की है? सिर्फ एक बेहतरीन कंपनी की या फिर सही कीमत पर मिलने वाले एक बेहतरीन निवेश की? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही निवेश की पूरी कहानी को बदल सकता है।